बिजनेस आपका कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन एक फैमिली डिस्प्यूट आपके बिजनेस और आपके फैमिली के रेपुटेशन को चकनाचूर कर देता है, बर्बाद कर देता है। जहां पर सन टीवी का 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है, वहीं पर दोनों भाइयों के डिस्प्यूट के कारण इस फैमिली बिजनेस का मार्केट में रेपुटेशन खराब हो गया है और इनके शेयर प्राइस काफी लो आ चुके हैं। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस मॉनिटरी में आपका स्वागत करता हूं और आज हम समीक्षा करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ सन नेटवर्क में, जहां पर एक फैमिली का रेपुटेशन स्टेक पर आ गया है और बिजनेस का शेयर डाउन हो चुका है। तो इस पॉइंट को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि जब बड़े बड़े भाई दयानिधि मारन ने लीगल नोटिस भेजा तो सन टीवी नेटवर्क के मैनेजमेंट के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया कि हमारे डे टू डे बिजनेस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, हमारे जो बिजनेस है उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा सिर्फ सवाल यह है कि ये लीगल नोटिस भेजा गया था, उस दिन इस कंपनी के शेयर प्राइस तकरीबन 630 रुपया था, लेकिन लीगल नोटिस को मार्केट में पता होने के बाद इसका शेयर प्राइस तकरीबन 5 से 6% डाउन हुआ। अगर कोई इम्पैक्ट नहीं है तो ये शेयर डाउन क्यों हुआ, ये आपको और हमें सोचना चाहिए। तो इस पूरे मुद्दे को जानने और समझने के लिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ दोनों भाइयों के बीच में, जहां पर शेयर प्राइस 630 से 600 रुपया हो चुका है, सबसे पहले हमें इनके पूरी फैमिली हिस्ट्री पता होना चाहिए। करुणानिधि, जिनके बारे में आप जानते हो कि वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, तो करुणानिधि के बड़ी सिस्टर के हस्बैंड मुसुलुनी मारन है और उन्हीं के दो बेटे हैं, दयानिधि मारन और कलानिधि मारन, जो कि एक बेटा बिजनेस टाइकून है तो दूसरा बेटा डीएमके में बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर है। तो ये इसी फैमिली से कनेक्टेड है, करुणानिधि की फैमिली से। लेकिन जो फाइट हो रही है वो दयानिधि मारन और कलानिधि मारन, जो कि मुसुलुनी मारन के सुपुत्र हैं और मुसुलुनी मारन का देहांत 2003 में हो चुका है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? अगर कोई भी डिस्प्यूट हो तो हमें ये डिस्प्यूट इनसाइड ही क्लियर कर लेना चाहिए, नहीं तो बिजनेस पर इम्पैक्ट आ जाता है, जो हमने सन टीवी के केस में देखा। अगर ये दोनों भाई आपस में ही डिस्प्यूट को क्लियर कर लेते तो इनके बिजनेस पर इम्पैक्ट नहीं आता। सन टीवी एक ऐसा नाम है जो साउथ इंडिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सन टीवी के नेटवर्क से चिर परिचित नहीं है, क्योंकि सन टीवी पहले ये तमिल में शुरू होता है, इसके साथ साथ तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, साउथ इंडिया का ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं है जिस पर सन टीवी का प्रभाव नहीं है। और आज के डेट पर इसका मार्केट कैप तकरीबन 24,000 करोड़ है और इसके तकरीबन 37 सैटेलाइट चैनल है, फिल्म प्रोडक्शन हाउस है, रेडियो चैनल है और इसके जो व्यूअरशिप्स हैं वो तकरीबन 15 करोड़ के आसपास है। तो इसका मतलब एक काफी बड़ा बिजनेस एम्पायर है, जहां पर बहुत सारे चैनल्स हैं, चाहे वो उदया टीवी हो, जेमिनी टीवी हो या आपका के टीवी हो या आपका सूर्या टीवी हो। तो हर लैंग्वेज में सन टीवी नेटवर्क ने अपना दबदबा कायम रखा है और सन टीवी का अपना डीटीएच भी है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये बिजनेस एम्पायर काफी बड़ा है। अब इस डिस्प्यूट को जानने से पहले एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें आपको पता होना चाहिए कि सन टीवी स्टार्ट कैसे हुआ और किसने स्टार्ट किया। तो 1993 में सन टीवी स्टार्ट होता है और ये शुरू में फुल फ्लेज सैटेलाइट चैनल नहीं था, ये 3 से 4 घंटे का कंटेंट तैयार करके किसी और चैनल के ये काम करते थे। लेकिन 1997 में इन्होंने फुल फ्लेज 24 आवर का एक चैनल शुरू किया और धीरे धीरे करते हुए आज के डेट पर 37 सैटेलाइट चैनल है, रेडियो चैनल है, फिल्म प्रोडक्शन है और इस तरीके से बहुत बड़ा एम्पायर इन्होंने क्रिएट कर रखा है। 2006 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इन्होंने अपनी लिस्टिंग कराई, क्योंकि ये जो वेंचर था काफी प्रॉफिटेबल था और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, साउथ इंडिया का ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं है जिस पर सन टीवी नेटवर्क का आधिपत्य नहीं हो।
तो इससे जो सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस लर्निंग है हमें, कि जब भी हम स्टार्ट करें तो स्मॉल से स्टार्ट करना चाहिए। आप ये देखो कि 1993 में करुणानिधि मुसुलुनीमारन एक बहुत बड़ा नाम था, उनके पास बहुत बड़ा पैसा था। इसके बावजूद जब कलानिधि मारन और दयानिधि मारन ने सन टीवी शुरुआत किया तो इन्होंने कंटेंट क्रिएशन से शुरुआत किया। 3 से 4 घंटे का कंटेंट दूसरे चैनल के लिए करते थे। 3-4 सालों के सफलता के बाद ये फुल प्लेज नेटवर्क पर आए, अपने सैटेलाइट चैनल पर आए। तो इसी तरीके से हमारे पास भी जब कोई बिग ड्रीम हो तो हमें स्मॉल से स्टार्ट करना चाहिए और हमारा जो फोकस है हमेशा बिग होना चाहिए। तो जब आप स्मॉल से स्टार्ट करते हो तो आपका फोकस होता है और आप धीरे धीरे चीज़ों को कंट्रोल करते हुए अपने बिजनेस को बड़ा एम्पायर क्रिएट कर पाते हो। अब इन दोनों भाइयों में डिस्प्यूट क्या हुआ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इन दोनों भाइयों का जो डिस्प्यूट है वो है शेयर ट्रांसफर का। जो दयानिधि मारन ने, जो डीएमके के लीडर हैं, इन्होंने केस किया है अपने एल्डर ब्रदर पर कि इन्होंने गलत तरीके से 12 लाख शेयर मेरे से ट्रांसफर करवा लिए हैं। और ये घटना 2003 की है, जब मुसुलुनीमारन, जो इन दोनों के पिताजी हैं, वो कोमा में थे, हॉस्पिटल में थे और उसके कुछ दिनों के बाद उनका देहांत हो जाता है। ये घटना उसी समय की है और दयानिधि मारन ने लीगल नोटिस भेजा है अपने भाई को कि तुमने जो शेयर ट्रांसफर किया है वो गलत तरीके से ट्रांसफर किया है। और उस समय तकरीबन उस ग्रुप की वैल्यूएशन 3000 करोड़ थी, तो मुझे उसमें से हिस्सा चाहिए, स्टेक चाहिए। आज के डेट पर तो ये वैल्यूएशन तकरीबन 24,000 करोड़ है, लेकिन दयानिधि मारन उस 3,000 करोड़ में अपना हिस्सा मांग रहे हैं, क्योंकि इसके बाद सन टीवी ने काफी हैवी अमाउंट का डिविडेंड इशू किया है। तो ये जो इशू निकला है 2003 का, जहां पर शेयर ट्रांसफर का कहानी है और ये बोला गया है कि 12 लाख शेयर फेस वैल्यू पर 1 करोड़ 20 लाख रुपया देके 12 लाख शेयर को ट्रांसफर कर लिया गया। लेकिन इस 12 लाख शेयर का वैल्यू तकरीबन 3000 करोड़ था और मुझे उसके अनुसार पेमेंट होना चाहिए था। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो शेयर ट्रांसफर हुआ है, इसे बोर्ड का परमिशन नहीं था, न ही कंपनी का वैल्यूएशन किया गया था। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि कंपनी ने हैवी डिविडेंड पे आउट किया है। तकरीबन 2003 से लेके आज तक 6000 करोड़ का डिविडेंड पे किया है। और इसके साथ साथ जो कलानिधि मारन है और उनकी वाइफ 150 करोड़ से ज्यादा डायरेक्टर रेम्युनरेशन सन टीवी नेटवर्क से उठाते हैं, जो इंडिया में काफी बड़ा अमाउंट है। इससे हमें बिजनेस लर्निंग क्या मिलती है? हमें सबसे पहले बिजनेस में कोई भी एक्शन लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो हमें डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, बोर्ड का हमें रेजोल्यूशन होना चाहिए और जो भी हम करें वो फेयर एंड ट्रू होना चाहिए। अगर ट्रू एंड फेयर नहीं है तो कभी भी हम केस में फंस सकते हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि दयानिधि मारन 2003 का केस आज वो उठा रहे हैं। और इसी तरीके से एक लास्ट लर्निंग है कि हमें कभी भी इतना लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी दयानिधि मारन इस चीज़ को लेके कोर्ट में जाएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आखिर आपने 22 साल बाद क्यों एक्शन लिया। तो आपके साथ भी अगर ऐसा कोई फ्रॉड हो तो आप एज सुन एज पॉसिबल आप एक्शन लें, सो डैट कि कोर्ट आप पर कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सके और आपके फेवर में डिसीजन दे सकें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक दोस्तों, नमस्कार। Audio Jungle।